नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। दिन रात दौड़ती भागती और सार्वजनिक विमर्श में जबरन घुसपैठ करती बनावटी खबरों के बीच बारामासा में हमारे पाठकों को निश्चित तौर पर थोड़ा ठहराव और गहराई लिए खबरों की भी जरूरत है। ऐसी खबरें जो अखबारों में कई कई पन्नों को रंगे जाने या प्राइम टाइम से लेकर आपके व्हाट्सएप तक का डेटा चट कर जाने के बावजूद भी कहीं नजर नहीं आती, या जिन्हें उनके मूल स्वरूप से इतना पलट दिया जाता है कि उनका अर्थ ही समाप्त हो जाता है। वो खबरें जिन्हें जिस स्वरूप में कवर होना चाहिए था, वो असल में कवर और मिड ऑफ के बीच से सरसराती हुई पब्लिक डिस्कोर्स के मैदान से ही बाहर हो जाती हैं। इसी से पार पाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कवर पर अपने कुछ सूत्र तैनात किए हैं। हालांकि हमारी भी सीमाएं हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय इस प्रोग्राम में हम बड़ी बड़ी खबरों के बीच की छोटी छोटी बातों को पड़ताल करेंगे। ये एक साप्ताहिक न्यूज़ बुलेटिन है जिसमें हम ऐसी कुछ खबरों को थोड़ा गहराई में उतरते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमारी टीम एक्स्ट्रा कवर से लपक कर लाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। गुजरे हफ्ते की सबसे बड़ी सरकारी खबर देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रही। 8 और 9 दिसंबर को खूबसूरत एफआरआई परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट के अलावा सारी बातें हुई। उद्घाटन सत्र के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान खुद के लिए सीधे तौर पर तीसरे कार्यकाल की घोषणा करते हुए अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर दिया। ये सब वो तब कह रहे थे जब भाजपा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए नेतृत्व को बढ़ावा देने के नाम पर जमे जमाए नेताओं को साइड कर रही थी। अगले दिन समापन सत्र में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पर सीधे तौर से हमलावर नजर आए। इन्वेस्टर समिट का माहौल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन या यूं कहिए कि पन्ना प्रमुखों को संबोधन से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आया। वोकल फॉर लोकल का नारा लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता इस आयोजन में ताज मुंबई के सौजन्य से परोसे गए लजीज भोजन खाकर विपक्ष पर हमलावर होने वाले हैं। कुल मिलाकर भाजपा ने तगड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसका रिटर्न उसे आगामी लोकसभा चुनावों में मिलना तय है। दूसरी तरफ बीते 2 लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस को अपने बट्टे खाते में फिर नील दर्ज होने से बचाने के लिए अब नए जतन करने होंगे। इस 2 दिन के मेगा इवेंट के दौरान लेने देने की बात बस इतनी हुई कि सरकार ने हरिद्वार में बनकर तैयार सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर्रावाला देहरादून के साथ ही हल्द्वानी के कैंसर अस्पताल को निजी हाथों में देने का निर्णय ले लिया। इस तरह निवेशक सम्मेलन अपना निवेश निजी हाथों में सौंपने की मिसाल कायम कर गया। इस इवेंट की एक खास बात प्रधानमंत्री मोदी के बयान से भी निकली, जब उन्होंने जुमला उछाला कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया की मुहिम चलनी चाहिए, जिसके तहत बड़े बड़े धन्ना सेठ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड आए। मोदी जी की तमाम बातों की तरह ये बात भी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पर इसके परिणाम कैसे होंगे, इस पर संदेह करने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो 2019 की वो घटना है जब सहारनपुर के विवादित कारोबारी अपने बेटों की शादी के लिए औली पहुंचे थे। गुप्ता बंधुओं की यह शादी 200 करोड़ की बताई गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तब ठीक यही बात कही थी जो अब मोदी जी ने कही है, यानी डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देना। लेकिन ये विवाद का कारण इसलिए भी बनी क्योंकि औली जैसी जिन जगहों पर स्थानीय युवाओं को अपने छोटे मोटे स्वरोजगार और ट्रेकिंग के लिए टेंट तक लगाने की मनाही है, उन्हीं जगहों पर तब बड़े बड़े हेलीपैड काट दिए गए थे और विशाल शामियाने खड़े कर दिए गए थे। स्थानीय लोगों को इस शादी से 2 दिन का कारोबार भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ टेंट तंबू लगाने वालों से लेकर इवेंट मैनेजर और खाने से लेकर पाखाने तक की व्यवस्था करने वाले बाहर से ही आए थे। लेकिन हाईकोर्ट की तमाम फटकारों के बाद भी ये शादी हुई, जिसमें औली की मखमल जैसी घास पर मलमल के कपड़े पहने सेलिब्रिटी लोगों ने खूब तस्वीरें खिंचवाई और लौट जाने के बाद स्थानीय लोगों के लिए बच गया तो सिर्फ मल ही मल, वो मल जो 200 करोड़ की शादी में आए मेहमानों के लिए खोदे गए अस्थायी शौचालयों से लीक होकर औली की वादियों में कई दिनों तक महकता रहा। उत्तराखंड एक वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप औली जैसा न होकर एक ठोस नीति के तहत लागू किया गया हो और प्रदेश के बड़े वर्ग को इससे फायदा मिले, तभी इसकी सार्थकता है। बहरहाल इन्वेस्टर समिट की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बहाने पहली बार देहरादून शहर की रंगत बदली नजर आई। साफ सफाई, दीवारों पर रंग रोगन और चमाचम सड़कों से लेकर ट्रैफिक की चिल्ल पौ भी गायब। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खुशी इस सरकारी कार्यक्रम को कवर करने गए पत्रकारों में देखने को मिली।
देहरादून के तमाम भोकाली पत्रकारों ने इस दौरान आयोजन स्थल पर मौजूद नेताओं, अधिकारियों और कुछ न मिले तो मोदी जी के कटआउट के साथ ही खुद की झमाझम फोटो खींचकर सरकार की वाहवाही में पोस्ट लिखे। अब इसका कर्ज सरकार बहादुर को उतारना ही था, तो अगली शाम सूचना विभाग की ओर से एफआरआई परिसर में ही पत्रकारों के लिए सपरिवार डिनर रखा गया। इसके बाद तो सोशल मीडिया सूचना विभाग की जय जयकार से भी गूंज उठा। आप उन्हें गोदी मीडिया कहकर चिढ़ाना न भी चाहें तो लॉलीपॉप मीडिया बुला सकते हैं, वो इसे ससम्मान स्वीकार भी कर लेंगे। खैर, देहरादून में सरकार, अफसर, पत्रकार सब मस्त हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि कहीं भी कोई भी गुर्रा नहीं रहा। इस दौरान 9 दिसंबर को भवाली में एक महिला फिर गुलदार का शिकार बन चुकी थी, जबकि 10 दिसंबर को उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार ने बाइक में अपने पति के पीछे बैठी महिला तक को झपट्टा मार दिया। दैनिक हिंदुस्तान में 12 दिसंबर को प्रकाशित खबर के अनुसार खालसी गांव की 29 वर्षीय महिला रजनी अपने पति के साथ शाम 6 बजे बाइक पर गांव की तरफ लौट ही रही थी कि घात लगाए गुलदार ने झपट्टा मार उसे घायल कर दिया। रजनी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। बहरहाल, गुलदार महोदय का कोई न्यूज़ पोर्टल होता तो शायद अफसर साहिबान कुछ करते भी, लेकिन वन्य जीवों का भला क्या ही किया जा सकता है। गुर्राने और चीखने का यह क्रम 11 दिसंबर को देहरादून में भी जारी रहा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पीआरडी परेड का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान कुछ जवानों ने खुलेआम आरोप लगाए कि बड़े अधिकारी उनसे बर्तन मांजने और कुत्ते घुमाने जैसे काम करवा रहे हैं। इन कर्मचारियों ने ऑन कैमरा एक नितांत अस्थायी, कम वेतन वाली सरकारी नौकरी का काला सच सबके सामने रख दिया। अब इतनी बड़ी गुर्राहट का असर भी तो होना ही था, तो अगले ही दिन शिकायत दर्ज कराने वाले दोनों कर्मचारियों को नौकरी से चलता कर दिया गया। अब वो 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं। अफसर कह रहे हैं कि जांच इस बात की होगी कि पीआरडी जवानों ने वीआईपी के सामने तमाशा कैसे खड़ा कर दिया। नए डीजीपी साहब ने आदेश जारी कर ही दिए हैं कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस कर्मचारी मोबाइल चलाते हुए नजर नहीं आने चाहिए। इसे सख्त अनुशासनहीनता माना जाएगा। माने इस राज्य में जो वीआईपी नहीं, वो कुछ भी नहीं। इधर पीआरडी जवानों की शिकायत की जांच जब होगी तब होगी, लेकिन इस बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड में रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करने वाले यमकेश्वर के दोनों पटवारियों को सवेतन बहाल करने के आदेश जारी हो चुके हैं। अमर उजाला में यमकेश्वर डेडलाइन से 13 दिसंबर को प्रकाशित खबर के मुताबिक एसडीएम कोटद्वार की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम पौड़ी ने इस बहाली के आदेश जारी किए हैं। खबर के मुताबिक दंड स्वरूप दोनों पटवारियों की 3 साल की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। बीते साल यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड में उबाल देखने को मिला था। अब अंकिता का परिवार इस लड़ाई में अकेले पड़ जाने की शिकायत करता रहा है। इस घटना से उपजा मूल सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़ा है कि क्या हम निवेश के नाम पर आवारा पूंजी को लुभाएंगे या फिर यहाँ कार्यरत अपने युवाओं के हकों को सुरक्षित करने के लिए भी कुछ जतन कर पाएंगे। इसी हफ्ते सोशल मीडिया एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए सीएम का नाम जानने को भी बेताब रहा। आखिरकार जब तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए तो सबके सूत्र चुल्लू भर पानी में डूबते नजर आए। लेकिन इस सबके बीच भी उत्तराखंड के चकड़ैत और फसकबाज इन नेशनल टीवी चैनलों पर बढ़त बनाते नजर आए। तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद इस पहाड़ी राज्य में फसक होने लगी कि उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव हार गया उसे सीएम बना दिया। लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं ने हारी हुई बाजी जिताने का काम किया उन्हें बाहर बैठा दिया। मोदी जी की कैसी माया, कहीं धूप कहीं छाया। इधर धूप छाया का खेल भाजपा नेताओं के साथ भी खेला गया। सीएम साहब ने पार्टी को 3 राज्यों में मिली धमाकेदार जीत से खुश होकर 11 और भाजपा नेताओं को लाल बत्ती से, माफ कीजिएगा, भाजपा की जुबान में कहें तो दायित्व के भार से लाद दिया है। इस तरह नई सरकार में दायित्वधारियों का क्लब करीब 2 दर्जन पहुंच चुका है। खास बात यह है कि दायित्वधारियों की 2-2 लिस्ट आने के बावजूद हर बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो में बाजी मारने वाले कुछ भाजपा नेताओं के नाम इसमें अब भी शामिल नहीं है। लेकिन गुटबाजी का आरोप तो कांग्रेस के लिए पेटेंट हो चुका है। भाजपा में इसे अनुशासन कहा जाता है। बहरहाल, दिल जले कुड़ते रहें। अपने हैंडसम सीएम तो चौड़े होकर रायपुर से लेकर भोपाल और फिर जयपुर में आयोजित नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। तुम आंदोलनकारी आरक्षण, भू कानून, मूल निवास जैसी मांगों पर सड़कों पर फिरते रहो, हु केयर्स। अभी तो 85% हिंदू बहुल राज्य में समान नागरिक संहिता भी लागू होनी है। इसके लिए अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के तत्काल बाद जनवरी अंत में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो स्वागत नहीं करोगे?
ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक्स्ट्रा कवर से लपकी गई कुछ ऐसी ही अन्य खबरों के साथ। तब तक समन्या पैलाग, नमस्कार।